हाय एवरीवन, वेलकम टू मिनी एकेडमी। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं बीएड के फर्स्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जो नॉलेज एंड करिकुलम बुक है उससे ये क्वेश्चंस है सीडीपी का। तो टॉप 5 क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं। आप इसको पढ़िए और इसको समझिए। 2 शॉर्ट और 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो ये आपके लिए पूरा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मिनी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जुड़ के ले सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके लिए ये वीडियो और ये पीडीएफ आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्रों को परिभाषित कीजिए। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए लॉन्ग में भी अगर आप लिखना चाहें तो ये हेल्प रहेगा, और ये शॉर्ट है क्वेश्चन। तो इसका आंसर देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित है, जैसे मैथ, साइंस, बायोलॉजी ये सब है उसी तरह। इसका सही और व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए इसके क्षेत्रों को निर्धारित किया गया है। वंशा अनुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन। थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो सकता है तो उसको इग्नोर करिएगा और कंटेंट पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वंशानुक्रम तथा वातावरण का अध्ययन किया जाता है। इसमें बालक के विकास एवं व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। वातावरण और वंशानुक्रम से उसके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है, तो ये भी लिख सकते हैं, जिससे उसका अध्ययन आवश्यक हो जाता है। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, तो यहाँ पे एरर है थोड़ा सा, उसको ध्यान रखिएगा। और वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव के कारण बालकों में विभिन्नताएँ पाई जाती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को विभिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन, इसमें सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण उनके सीखने की प्रक्रिया पर भी असर पड़ता है, जिसका अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी अध्ययन किया जाता है, तो इसमें शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में बालकों में विकास के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण जो किया जाता है, शिक्षण संबंधी जो जानकारी दी जाती है, शिक्षण विधियों का जो प्रयोग किया जाता है, इसका भी अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। तो ये आप सब हेडिंग बना के लिखना चाहेंगे तब लिख सकेंगे इसे। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का अध्ययन होता है, मापन, मूल्यांकन, ये सारी जो चीज़ें होती हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करी जाती हैं। मापन आप ये देख सकते हैं और लिख सकते हैं। सामान्यतः कहा जा सकता है कि शैक्षिक वातावरण में होने वाले हर प्रकार के व्यवहार तथा शिक्षा संबंधी अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में लिखने के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसको आप समझ के लिख सकते हैं कि वंशानुक्रम, वातावरण, शिक्षण विधियों का अध्ययन, मापन, मूल्यांकन, मनोवैज्ञानिक परीक्षण का अध्ययन। आप हेडिंग बना के लिखना चाहेंगे तो लिख सकेंगे। पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी अध्ययन, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृद्धि और विकास में अंतर, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है वो बताना है आपको। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको शॉर्ट्स में अलग में आएगा तो आप लिख सकते हैं, और डिफरेंस बताना होगा तब भी आप बता पाएंगे। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिवृद्धि क्या है? ग्रोथ यानी कि एक विशेष आयु तक चलती है, बिल्कुल परिमाणात्मक परिवर्तन जिसे मापा जा सकता है, जैसे हाइट, वेट होता है ना, वो मापा जा सकता है, तो ये वृद्धि में आता है। वृद्धि विकास का ही हिस्सा है, मतलब विकास जो होता है ओवरऑल डेवलपमेंट उसी का हिस्सा है वृद्धि। केवल शारीरिक परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है। वृद्धि जो होता है वो शारीरिक परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है, यानी जो बुद्धि का विकास है, संवेगों का विकास है, उसको नहीं बताता। विकास क्या है? तो ये एक जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। गुणात्मक तथा परिमाणात्मक शिशु की अभिव्यक्ति है। परिवर्तनों को महसूस किया जाता है, यानी मापा नहीं जा सकता इसमें। संपूर्ण पक्षों को संयुक्त रूप से प्रकट करता है। जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट पूरा एक साथ आता है तो संपूर्ण पक्षी कहेंगे इसे। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं जो इम्पोर्टेंट भी है, और आप यहाँ से स्ट्रक्चर समझ लेंगे, कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, कैसे हेडिंग बनानी है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए आवश्यक क्यों है? या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है? तो आप इसमें ये सारी चीज़ें लिख पाएंगे। वर्तमान समय में विद्यालयों के शिक्षकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक हो गया है। वर्तमान समय में प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। यह विश्वास किया जा रहा है
शिक्षा मनोविज्ञान ज्ञान के अभाव में कोई भी शिक्षक कक्षा शिक्षक को प्रभावशाली नहीं बना सकता। यानी जो प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे आप बीएड कर रहे हैं, इन सभी में शिक्षा मनोविज्ञान का ही अध्ययन कराया जाता है, जिससे आप बच्चों को समझ पाएँ, शिक्षण को प्रभावशाली बना पाएँ और जो पाठ्यक्रम है उसको अच्छे से आगे बढ़ा पाएँ, उसके लिए है। शिक्षा मनोविज्ञान का सिद्धांत ज्ञात और अज्ञात रूप से सभी करते हैं। तो ये है, स्किनर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख गया है, स्किनर है यहाँ पे के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों के निर्माण की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक कब, कहाँ, कैसे, क्यों कविता प्राप्त करता है, यानी कैसे कब पढ़ाना है ना, तो वो सारी चीज़ें। शिक्षक अपने प्रशिक्षण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किए रहता है तो उससे शिक्षण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पता होता है, उसकी विधियों के बारे में पता है, तो सफल अध्यापन कर पाता है। तो ये उसी को बताया जा रहा है। अब आवश्यकता क्यों है शिक्षा मनोविज्ञान की, इसके बारे में जानते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता जो है, अधिगम सिद्धांत एवं नियमों का ज्ञान। तो अगर शिक्षक को अधिगम सिद्धांतों और नियमों का ज्ञान है तो वो बच्चों को बहुत प्रभावशाली ढंग से पढ़ा पाएगा और उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रख पाएगा। तो यह शिक्षक के लिए जानना आवश्यक है कि बालक कैसे सीखता है, किस प्रकार सीखता है और कैसे सोचता है, कौन से बच्चे जल्दी सीखते हैं, कौन से पिछड़े हुए हैं। ये सारी बातें शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से पता चलती हैं। और बहुत सारे विभिन्न सिद्धांतों का, नियमों, सीखने की दशाएं, परिस्थितियाँ आदि के सहायक का ज्ञान शिक्षक के लिए आवश्यक है। शिक्षण सिद्धांत तथा विधियों का ज्ञान होता है, बिल्कुल ये तो इम्पॉर्टेंट है, शिक्षा मनोविज्ञान का ही हिस्सा है कि शिक्षण सिद्धांत तथा विधियों का ज्ञान होता है। शिक्षण में विभिन्न प्रकार के सिद्धांत और शिक्षण विधियों का अध्ययन किया जाता है। शिक्षक कक्षा में एक शैक्षिक प्रक्रिया को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों तथा शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट हेडिंग है मापन एवं मूल्यांकन का ज्ञान होता है। इसमें योगात्मक मूल्यांकन और रचनात्मक मूल्यांकन, ये सारे मूल्यांकन होते हैं। इसमें समय समय पर सतत मूल्यांकन होता है। तो ये बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक है और ये शिक्षा मनोविज्ञान में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। मापन और शैक्षिक मूल्यांकन सफलता या असफलता का ज्ञान कराता है। तो जो लास्ट में रिजल्ट बनता है, ये सब होता है, तो ये मापन और मूल्यांकन के अंतर्गत ही होता है। तो तभी तो सारी चीज़ें पता चलती हैं कि आखिर कौन सा बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं अभिवृद्धि। अभिवृद्धि, मापन, बुद्धि, इन सब का इसी में शैक्षिक प्रक्रिया का सुधार लाया जाता है अध्ययन करके। बालकों का संपूर्ण ज्ञान होता है। बालकों के बारे में हमें पूरी जानकारी मिलती है, उनके मानसिक स्वभाव के बारे में, उनकी बुद्धि के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, उनकी शारीरिक शक्ति के बारे में। तो ये भी एक टॉपिक बनेगा, एक हेडिंग बनाकर आप उसमें लिखना चाहें, वो सारी चीज़ें ऐड कर पाएंगे इसमें। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से ही संभव है ये सारी चीज़ें। पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षक को बालक की मस्तिष्क का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि बच्चों को आप तभी समझ पाएंगे, तभी अच्छे से पढ़ा पाएंगे जब उनके बालक के मस्तिष्क का अच्छा ज्ञान होगा, आपको उसको अच्छे से समझ पाएंगे तब। कक्षा संबंधी समस्याओं का ज्ञान होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के ही माध्यम से आप जान पाएंगे कि कक्षा में क्या समस्या है। कक्षा में रुचि, अरुचि, शैक्षिक पिछड़ापन आदि का अध्ययन कर पाएंगे। इसके लिए शिक्षक को समझाया और पढ़ाया जाता है। प्रयोग एवं अनुसंधान। शिक्षा के क्षेत्र में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे कॉलेज और स्कूल में जब समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो उसका स्कूली स्तर पे समाधान के लिए प्रयोग और अनुसंधान किए जाते हैं समय समय पर विद्यालय के द्वारा, और जिससे वहाँ की समस्याओं को सुलझाया जाता है। तो इसका भी अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। तो ये आप लिख सकते हैं। अध्यापक छात्र संबंध। तो ये अध्यापक छात्र संबंध के बारे में शिक्षा मनोविज्ञान की बात है। भारत में शिक्षा और छात्र का नाता हमेशा घनिष्ठ रहा है। ये तो गुरुकुल से चली आ रही है ये सारी चीज़ें, तो ये इसमें बात बताई गई है। तो ये आप इम्पॉर्टेंट लिख सकते हैं, तो ये आपको सही रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से छात्र और अध्यापक के बीच मधुर संबंध बनते हैं। और ये सब छात्र माता पिता के रूप में देखता है शिक्षक को एक, और उसके मन में अध्यापक के प्रति कई प्रकार की धारणाएं होती हैं। शिक्षक एक आदर्श के रूप में होता है बालकों के लिए, जिससे दोनों के संबंध में सुधार आता है। तो इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान में छात्र और अध्यापक के
संबंधों पर जोर दिया जाता है कि आदर्श शिक्षक की आप जो परिभाषा है उसे पूरा करते हूँ। एक कुशल शिक्षक बनने में सहायक होता है। तो बिल्कुल अगर आप बच्चे के बारे में अच्छे से समझते हैं, शिक्षा पाठ्यक्रम को समझते हैं, प्रयोग एवं अनुसंधान को समझते हैं, तो एक कुशल शिक्षक बनने में आपको बहुत सहायता करता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों को एक बेहतर शिक्षक बनने की प्रशिक्षण देता है और शैक्षिक गतिविधियों और सिद्धांतों को अच्छे से पढ़कर एक कुशल शिक्षक बना जा सकता है। समायोजन और अनुशासन, तो ये भी शिक्षा मनोविज्ञान से आप सीख सकते हैं। बालक की शारीरिक और मानसिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का ज्ञान रखने के लिए मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाए रखने के लिए मनोविज्ञान की सहायता से ही संभव है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अध्यापक सचिव समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है। शिक्षक को शिक्षा कैसे देनी है, कहाँ देनी है, कब देनी है, कितनी देनी है, आदि प्रश्नों का हल शिक्षा मनोविज्ञान से ही संभव है। बालकों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य की प्राप्ति शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान शिक्षक को आवश्यक है। यानी बालकों के संपूर्ण ज्ञान के लिए ही शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है, जिससे आप शैक्षिक प्रक्रिया को सुधार कर पाएँ और एक अच्छे कुशल शिक्षक बन पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसकी बात करते हैं। विकास की प्रमुख अवस्थाओं एवं उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा मतलब इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन लिखा हुआ पेपर में। वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करते हुए विकास की विभिन्न अवस्थाओं एवं पक्षों पर संक्षेप में प्रकाश डालें। तो इसका आंसर देखते हैं। सामान्यतः वृद्धि और विकास को एक ही अर्थ में लोग प्रयोग करते हैं, क्योंकि दोनों शब्द को अर्थ जो होता है वो बढ़ने की दिशा की ओर से, इसीलिए लोग वृद्धि और विकास को एक जैसे ही समझते हैं। तो इसको डिफरेंस समझते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। परंतु मनोवैज्ञानिकों ने दोनों में पर्याप्त अंतर बताया है। वृद्धि या विवृद्धि यानी ग्रोथ जो है, वृद्धि का अर्थ है शरीर और उसके अंगों का आकार, भार, ऊंचाई, लंबाई आदि में वृद्धि होना, जिसका मापन संभव है। विकास जो है विकास का अर्थ व्यक्ति में नई नई विशेषताओं एवं क्षमताओं का विकसित होना है, जो प्रारंभिक जीवन से आरंभ होकर परिपक्व अवस्था तक चलती है, मृत्यु तक चलती है, तो इसे ही विकास कहा जाता है। हर्लाक ने कहा है, एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने कहा है कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं किया जा सकता, इसमें लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम का निहित रहता है। यानी लक्ष्य की ओर परिवर्तन होता है और प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास में सारी चीज़ें होती हैं। अभिवृद्धि और विकास का ही एक हिस्सा है, यानी ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती रहती हैं। यानी नवीन योग्यताएं, नवीन विशेषताएं जो होती हैं वो विकास के थ्रू ही आती हैं। वृद्धि और विकास का अंतर स्पष्ट करते हुए कुछ लेखक वृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं, मतलब जो वृद्धि होती है जिसे मापा जा सकता है उसे ही वृद्धि मानते हैं, और जो विकास को मानते हैं वो विभेदीकरण और विशिष्टीकरण, ये भी थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, विशिष्टीकरण है अर्थ में करते हैं। यानी कि विभेदीकरण और विशिष्टीकरण जो होता है वो विकास के अंतर्गत करते हैं। विकास की विभिन्न अवस्थाएँ कौन कौन सी हैं, विकास की अवस्थाओं के बारे में देख लेते हैं। शैशवावस्था है, जो डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन्स ने माना है कि ये जन्म से 5 वर्ष तक चलती है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष माना है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक माना है, और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद माना है। लेकिन ये डॉक्टर के अनुसार था, लेकिन मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट जो मानते हैं वो आप ये देख सकते हैं चार्ट, जो काफ़ी फेमस चार्ट है, तो आप याद रख सकते हैं इस चार्ट को। पेस्टोलॉजी के अनुसार बाल विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। शैशवावस्था यानी जो गर्भावस्था से 6 वर्ष तक चलती है, तो इसको भी 2 में डिवाइड किया गया है। पूर्वावस्था यानी जो 0 से 3 ईयर्स तक है, फिर उत्तरावस्था 3 से 6। ऐसे दूसरा है बाल्यावस्था, वो भी 6 से 12 है, तो पूर्वावस्था है जो 6 से 9 तक चलता है, और उत्तरावस्था है 9 से 12। लगभग 3 ईयर्स का डिफरेंस है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आता है, जो 12 से 15 चलता है, और उत्तरावस्था 15 से 18, यानी 3 पर है, 3 ईयर्स के गैप पर, तो याद रख सकते हैं। अब विकास के मुख्य पक्ष एस्पेक्ट्स देख लेते हैं क्या क्या है। शारीरिक विकास और मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सारी चीज़ें विकास का ही एक हिस्सा है। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं, यानी शारीरिक विकास है कैसे होगा, मानसिक विकास कैसे होगा, सामाजिक विकास कैसे होता है, संवेगात्मक विकास। इसको अलग से अगर आप इस पर अलग अलग थ्योरीज भी हैं, लेकिन वो आपसे पूछा नहीं जाएगा, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। बस इसको इतना ही लिख देंगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे।
विकास की विशेषताएं यानी कि क्वालिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट, तो इसको आप देख सकते हैं। इसमें क्या होती है, समानता होती है, यानी कि जो हर बालक को एक निश्चित स्टेज से जाना होता है, सबका ग्रोथ एक जैसे ही स्टेजेस में होता है, तो इसीलिए इसे समानता कहा गया है। विकास आयु के अनुसार होता है, बिल्कुल जो स्टेजेस में होता है आयु के अनुसार सारे बच्चे एक जैसे ही ग्रोथ करते हैं, कुछ में तीव्र होता है कुछ में स्लो होता है, बट स्टेजेस में ही होता है। निरंतरता कॉन्टिन्यूटी पाई जाती है, इसमें कुछ निरंतर रूप से विकास होता है, फिर कुछ पक्ष पे आकर रुक जाता है, वृद्धि नहीं होती है, लेकिन विकास सदैव होता रहता है, उसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता ही रहता है। इसलिए भावनाएं विकसित होती रहती है, संवेग विकसित होते रहते हैं, तो इससे कॉन्टिन्यूटी, इसीलिए कॉन्टिन्यूटी कहा जाता है इसे। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। वृद्धि तथा विकास में अब अंतर क्या है वो समझ लेते हैं। तो ये शॉर्ट्स में भी आएगा या फिर वेरी शॉर्ट्स में आएगा, तो आप कैसे भी करके मैनेज कर सकते हैं, पढ़े रहेंगे तो समझ में आएगा आपको अच्छे से। विकास और वृद्धि में अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं, वृद्धि का मतलब सारे रिक्स से होता है, ये थोड़ा मिस्टेक है, और विकास का मतलब शारीरिक से होता है, तो शारीरिक से लिख गया है। शारीरिक से वृद्धि का मतलब और विकास का मतलब शारीरिक और मानसिक पूर्ण विकास से है। वृद्धि को मापा जा सकता है परंतु विकास को मापा नहीं जा सकता। विकास से व्यक्ति में नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। वृद्धि एक दूसरे से अंतः संबंधित है, विकास और वृद्धि एक दूसरे से अंतः संबंधित है, और विकास की विभिन्न अवस्थाएं एक दूसरे से संबंधित हैं। तो ये आपके लिए ये क्वेश्चन का आंसर रहा कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, वृद्धि और विकास को समझाइए, तो ये आप पूरा समझ सकते हैं। समानता होती है, इनके एस्पेक्ट्स आपने देखे, तो ये सब, और जो अवस्थाएं हैं वो भी देखिए, तो ये सब आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप पूरा जो भी याद रहेगा इसमें, जो आप याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे भी आएंगे, वो शॉर्ट्स में आ सकते हैं, वेरी शॉर्ट्स में आ सकते हैं, या फिर लॉन्ग तो पक्का बनेगा। तो आप इसको, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये देख लीजिए। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के बारे में विवेचन कीजिए, या फिर ऐसे लिखा सकता है, संज्ञानात्मक विकास के बारे में जीन पियाजे ने क्या सिद्धांत दिया उसके बारे में उसका वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के लिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है। इसमें उन्होंने बालकों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को चरणों में यानी स्टेजेस में डिवाइड किया है, यानी कि जब बालक की आयु होती है तो उसका मानसिक विकास वो आयु के अनुसार कैसे कैसे होता है। जीन पियाजे बालकों को नन्हे वैज्ञानिक मानते हैं, यानी बालक कुछ ना कुछ सोचा करते हैं, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चला करता है, तो इसलिए उन्होंने बालकों को एक नन्हा वैज्ञानिक कहा है। उनकी जो कार्यविधि है संज्ञानात्मक की हो, दो हिस्सों में डिवाइड है, संगठन और अनुकूलन। संगठन का अर्थ है प्रत्यक्ष विकृति तथा बौद्धिक सूचनाओं का सार्थक पैटर्न, यानी कुछ जो सोचने का एक तरीका है उसका एक पैटर्न, उसे स्कीमा कहते हैं। स्कीमा को थोड़ा सा एरर हो गया यहाँ पे। स्कीमा को जो व्यवस्थित करा जाता है उसे ही संगठन कहते हैं। इसमें वातावरण के साथ समायोजन करके उसको संगठित करता है। अनुकूलन क्या है? अनुकूलन के अंतर्गत तो प्रक्रिया आती है आत्मसातीकरण और समायोजन का। इसमें इतना एरर है। आत्मसातीकरण में समस्या समाधान के लिए अपने पूर्व अनुभवों तथा विचारों अवधारणाओं का सहारा लिया जाता है। यानी आत्मसातीकरण जो होता है उसमें अपने कुछ जो आपके पहले से दिमाग में पड़ा रहता है, आपने कुछ सोचा है, उसका सहारा लिया जाता है, तो उसे आत्मसातीकरण कहते हैं। और फिर समायोजन में जब समायोजन करना होता है तो उन्हीं पूर्व अवधारणाओं का सहारा जो लिया जाता है तो उन्हें समायोजन कहा जाता है। अनुकूलन की यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत तक चलती है। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास काफ़ी हद तक व्यक्ति तथा वातावरण की अंतः क्रिया पर निर्भर करता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बालक का बौद्धिक विकास जो कहा है वो कहा है वातावरण और व्यक्ति की अंतः क्रिया पर निर्भर करता है। आत्मीकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया तभी होती है जब वातावरणीय उद्दीपन बालक के बौद्धिक विकास स्तर के अनुरूप होता है, यानी जो बाहर का वातावरण है बालक उसे अडॉप्ट करने के लिए तैयार है, तभी उसमें आत्मीकरण और समायोजन एडॉप्शन होगा, कॉम्पिटिशन होगा, तभी उससे पहले नहीं हो पाएगा। संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालकों का बौद्धिक विकास विभिन्न तरीके से होता है। बौद्धिक विकास एक स्वचालित प्रक्रिया है। प्रत्येक अवस्था में एक विशेष अवधि तक उपयुक्त होती है तथा प्रत्येक अवस्था अपनी पूर्व अवस्थाओं से अधिक
उपयुक्त होती है। तो आप देख सकते हैं इसकी अवस्थाएं, यानी एक दूसरी अवस्था है तो उसकी दूसरी अवस्था और इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो ये इसकी 4 अवस्थाएं बताई हैं: संवेगात्मक अवस्था, पूर्व संक्रिया अवस्था, मूर्त संक्रिया अवस्था, औपचारिक संक्रिया अवस्था। तो संवेगात्मक अवस्था वो 0 से 2 वर्ष तक चलती है। इसमें बालक छूने, पकड़ने, सेंसरी यानी सेंसेस से सीखता है और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इनका प्रयोग करता है। यानी वो सीखने के लिए जो प्रयोग करता है वो छूने से, देखने से, पकड़ने से महसूस करता है। बालक वस्तुओं को स्थिर समझते हैं, यानी वस्तु स्थायित्व पाया जाता है। यानी कि बालक को वस्तु स्थायित्व पाया जाता है, जो एक बार दिखा दिया जाता है बस उसकी ही इमेज बनती है, और कुछ दूसरा दिखाया जाएगा तो पुराने वाले की इमेज मिट जाती है। तो उनमें वस्तु स्थायित्व पाया जाता है। पूर्व संक्रिया अवस्था है वो 2 से 7 वर्ष की है। तो इसको 2 भागों में बांटा है इन्होंने। प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था है जो जिसमें 2 से 4 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में बालक प्रश्न पूछता है, उत्तर जानने की रुचि रखता है, बड़ों का अनुकरण करता है। इस अवस्था में जीवाद एनिमिज्म, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनिमिज्म पाया जाता है, यानी वो किसी नॉन लिविंग चीज़ को भी जीवित समझता है। भाषा विकास में अधिक कौशल मिलता है, यानी कि वो धीरे धीरे उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट होने लगती है 2 वर्ष के बाद से। तो ये 2 वर्ष तक लगभग 200 शब्दों को बोलवा समझ लेता है, मतलब वो 200 की उसकी वैकेब बन जाती है, वो समझने लगता है। अंतर्दर्शी अवस्था है जो 4 से 7 वर्ष की अवस्था चलती है। इसमें बालकों को गिनती, अक्षर, लिखना, पढ़ना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हल्का भारी का ज्ञान होने लगता है, माता पिता की आज्ञा मानने लगते हैं, छोटे बड़े का ज्ञान हो जाता है, छोटे बड़े का कामों में हाथ बटाने लगते हैं। अवस्था के अंत तक बालकों में संरक्षण आ जाता है, यानी कंजर्वेशन आने लगता है। बालकों के इस अवस्था के अंत तक बालकों में संरक्षण यानी कंजर्वेशन आ जाता है। जैसे किसी वस्तु का आकार प्रकार बदलने पर उसे पहचान लेते हैं और कारण समझने लगते हैं। जैसे जो उसकी सेंसरी मोटर स्टेज होती है उसमें वस्तु स्थायित्व पाया जाता है, यानी कंजर्वेशन नहीं होता है। लेकिन वस्तु प्राक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रिया अवस्था के लास्ट स्टेज में जो उसका स्टेज है अंतर्दर्शी अंतर्ज्ञान अवस्था, इसमें वो संरक्षण यानी कंजर्वेशन आ जाता है। मूर्त संक्रिया अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 से 12 अवस्था तक चलती हैं। इसमें मूर्त वस्तुओं के बारे में विभिन्न प्रकार की तार्किक संक्रियाएँ करने लगता है। बालक इसमें वस्तुओं की तुलना करना, अंतर करना, समानता, सही गलत, उचित अनुचित में विभेद करने लगता है। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, महीना, समय बताने लगता है। पूर्व संक्रिया अवस्था में बालक 3 गुणात्मक मानसिक योग्यताओं में निपुणता हासिल कर लेता है, यानी विचारों की विलोम्यता, रिवर्सिबिलिटी समझ में आने लगती है उसे। संरक्षण यानी कंजर्वेशन आ जाता है, क्रमबद्धता, कॉन्टिन्यूटी आ जाती है उसके अंदर। अवस्था के अंत तक बालक में मित्र को जिज्ञासा और निरीक्षण क्षमता का विकास हो जाता है। ये मित्र नहीं होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है औपचारिक संक्रिया अवस्था जो 11 से उसके बाद तक चलती है। तो इस दौरान बालकों में अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने लगता है, यानी जो चीज़ उसके सामने नहीं है उसके बारे में भी वो सोचने लगता है। अमूर्त वस्तु तथा सामग्री के स्थान पर सांकेतिक अभिव्यक्ति का प्रयोग तार्किक चिंतन में किया जाता है, यानी कुछ इशारों या सांकेतिक चित्रों का जो प्रयोग किया जाता है वो औपचारिक संक्रिया अवस्था में किया जाता है, जो बालक इस अवस्था में समझने लगता है। बालक निष्कर्ष निकालने, समस्या समाधान करने, व्याख्या करने, इन सब में कुशल होने लगता है धीरे धीरे। औपचारिक संक्रिया अवस्था में बालक का कुल बौद्धिक संगठन और अधिक क्रमबद्ध हो जाता है। तो ये इसका आंसर यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ इसमें एरर है, टाइपिंग एरर, उससे आप समझ लीजिएगा। ये आपको PDF मिल जाएगा मिनी टेलीग्राम के चैनल पर, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।